DNA is a polymer. Polymer means it is made up of many small subunits. So, the monomer of DNA is monomer means a single unit is nucleotide. So, we can say that DNA is a polynucleotide. Which means DNA is made up of many nucleotides. So the monomer unit of DNA is nucleotide and it is made up of many nucleotides. So DNA is called as polynucleotide. And the full form of DNA is deoxy ribose nucleic acid. Now, what is a nucleotide? Let us study the structure of nucleotide. There are three things in nucleotide. One is ribose sugar. All sugars are carbohydrate. So, ribose sugar is a carbohydrate made up of 5 carbon. It is a pentose sugar. Plus nitrogenous base. Nitrogenous base are organic compound. It is made up of carbon ring in which nitrogen are present in between. When the ribose sugar and nitrogenous base combine together, they form nucleoside. And when nucleoside combine with phosphate, it form a nucleotide. सो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? एक तो उसके अंदर होती है राइबोस शुगर, ये एक 5 कार्बन की कार्बोहाइड्रेट होती है, पेंटोस शुगर है ये. एक होगा नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन के बीच में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी. अब नाइट्रोजिनस बेस हैं वो 2 टाइप के होंगे. एक तो होंगे प्यूरीन और एक होंगे पायरिमिडीन. प्यूरीन के अंदर 2 बेसिस आते हैं, एक तो एडिनिन और एक ग्वानिन. पायरिमिडीन में 3 बेसिस आएंगे, एक थायमीन, एक साइटोसिन और एक यूरासिल. जो एडिनिन, ग्वानिन और थायमीन है ये तीनों तो प्रेजेंट, और साइटोसिन, ये चारों तो प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर. और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है यूरासिल. किसकी जगह पे? थायमीन की जगह पे. आरएनए के अंदर थायमीन नहीं होगा. आरएनए के अंदर कौन कौन से होंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल. और डीएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस होंगे? एडिनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन. बस आरएनए और डीएनए में ये फ़र्क होता है कि आरएनए के अंदर थायमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है. सो जब राइबोस शुगर है वो नाइट्रोजिनस बेस के साथ मिलता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड. और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड. और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो वो बनाएंगे डीएनए का मॉलिक्यूल. हम एक न्यूक्लियोटाइड को ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये कोई इंसान है, इसके एक हाथ में तो है नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, ये है राइबोस शुगर, बीच में होगी राइबोस शुगर, इसके एक हाथ में होगा नाइट्रोजिनस बेस और ये दोनों मिला के बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड.
और उसके दूसरे हाथ में होगा फॉस्फेट ग्रुप, और ये तीनों मिलके बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। बीच में होगी राइबोज शुगर, उसके एक हाथ में होगा नाइट्रोजिनस बेस और दूसरे हाथ में होगा फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन राइबोज शुगर के एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और फोर्थ यहाँ होगा। ठीक है, तो थर्ड जो कार्बन होता है उसके साथ में नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो दो नाइट्रोजिनस बेस आपस में कैसे जुड़े होंगे? जो राइबोज शुगर का थर्ड कार्बन होता है वो नीचे वाली न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है, और ऐसे ही आगे जाके पूरी चेन बनती है। ये एक राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। हमें ये स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे तो लगा होगा नाइट्रोजिनस बेस, जो कुछ भी हो सकता है, या तो एडेनिन होगा या ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा या थायमीन होगा। और इसके फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा होगा फॉस्फेट। ठीक है, और इसका जो थर्ड कार्बन है उससे जुड़ा होगा नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट। और इसके भी यहाँ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा होगा। ठीक है, बीच में तो होगी राइबोज शुगर, एक हाथ में होगा नाइट्रोजिनस बेस, एक हाथ में होगा फॉस्फेट। और इसका जो थर्ड कार्बन है 1 2 3 थर्ड कार्बन है उसके साथ में जुड़ा होगा फॉस्फेट। अब ये भी ऐसे ही, इसका थर्ड कार्बन है वो नीचे वाले फॉस्फेट ग्रुप के साथ ऐसे ही जुड़ा होगा। ऐसे करके एक पूरी लंबी चेन बन जाती है, और सेम ऐसी ही चेन दूसरी साइड बनी होगी। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होगा। उसमें इस साइड नाइट्रोजिनस बेस होगा और इस साइड होगा फॉस्फेट ग्रुप सेम। और यहाँ पे थर्ड कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड का, और यहाँ पे होगा नाइट्रोजिनस बेस। और इन नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बने होंगे बॉन्ड, और ये है पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर। यानी दो डीएनए के ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे, डीएनए के दो ऐसे स्ट्रैंड्स होंगे, यहाँ पे होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस। और नाइट्रोजिनस बेस कुछ भी हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। और हमने देखा था कि जो एडेनिन और ग्वानिन है वो तो है प्यूरिन, और थायमीन और साइटोसिन है वो हैं पायरिमिडीन। तो एक प्यूरिन है वो हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ेगा, यानी ए हमेशा टी के साथ जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ जुड़ेगा। और इनके बीच में होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो ए है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी के साथ जुड़ा होगा, और जो ग्वानिन है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, जिसमें जो बैकबोन है ये क्या है, बैकबोन जो किसकी बनी होगी, शुगर की और फॉस्फेट की। और अंदर की साइड होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, जो कुछ भी हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन या साइटोसिन। ठीक है, अगर एडेनिन होगा तो वो यहाँ इस साइड ग्वानिन होगा, क्योंकि एडेनिन हमेशा एक हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। और अगर यहाँ पे साइटोसिन हुआ तो वो एडेनिन एक हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमीन के साथ जुड़ा होता है, और ग्वानिन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होगा। अगर इस साइड साइटोसिन होगा तो यहाँ ग्वानिन होगा। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये सीधे नहीं रहते, ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए रहते हैं। और वो कॉइल होके हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। ये तो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है,
और बीच में होंगे नाइट्रोजिनस बेस। अब जैसे यहाँ पे एडेनिन हुआ तो वो किसके साथ जुड़ा होगा, थायमीन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पे मान लो ग्वानिन हुआ तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ गया। अगर यहाँ साइटोसिन हुआ तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ जाएगा। यहाँ थायमीन हुआ तो वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ जाएगा। तो ये है एक डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होंगे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट से मिलके बने होंगे। और ये जो 2 स्ट्रैंड हैं वो आपस के अंदर कॉइल हो जाएंगे और एक ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो होता है 2.2 मीटर्स लॉन्ग। अब जो डीएनए है वो तो बहुत बड़ा है, बट जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को पैक करने के लिए कॉइलिंग करनी पड़ती है। अब कॉइलिंग कैसे होगी, ये जो डीएनए है ये एक एसिडिक मॉलिक्यूल है। तो अब एसिडिक मॉलिक्यूल को कॉइल करने के लिए एक जो बेस है वो होना चाहिए बेसिक। ये है हिस्टोन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन। और हिस्टोन प्रोटीन है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक। और जो डीएनए है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो ताकि ये स्ट्रांगली एक दूसरे से बाइंड रहें, इसलिए जो एसिडिक डीएनए मॉलिक्यूल है उसको बेसिक हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड किया जाता है। और इस हिस्टोन के ऊपर डीएनए कुछ इस तरह से बाइंड होगा ताकि वो इजीली छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ सके। तो जब डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। पूरा हिस्टोन पूरा डीएनए मॉलिक्यूल एक ही हिस्टोन प्रोटीन पे नहीं बाइंड होता, वो ऐसे यूनिट्स बना लेता है। ये है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। ये एक हिस्टोन होगा जिसके ऊपर डीएनए लगा होगा ऐसे ऐसे, फिर बीच में डीएनए आएगा, फिर वापस हिस्टोन पे ऐसे रैप्ट होगा, फिर वापस बीच में डीएनए आ जाएगा, फिर हिस्टोन मॉलिक्यूल होगा, उसके ऊपर डीएनए रैप्ट होगा, ये दूसरा हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये आगे और हिस्टोन मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके डीएनए है वो जॉइन रहेगा। ठीक है, तो ये जो हिस्टोन के ऊपर आधा डीएनए तो हिस्टोन के ऊपर होता है और कुछ ऐसे बीच में रह जाता है, तो ये बीच वाले को बोलते हैं हम लिंकर डीएनए। तो जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो ये है। क्रोमेटिन कुछ ऐसा दिखता है। तो जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये है क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, बट जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमेटिन है उसके अंदर फर्दर कॉइलिंग होती है और वो बनाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, और कुछ नहीं होता। जब डीएनए है वो हिस्टोन के ऊपर बाइंड होता है तो वो बनाता है क्रोमेटिन, और जब क्रोमेटिन के अंदर फर्दर कॉइलिंग होती है तो वो बनाता है क्रोमोसोम। Chromatin further coil and form chromosome only during the cell division, and this coiling happens on non-histone chromosomal protein. Now, what are the functions of DNA? It stores genetic information. It is present in all cells.
and it codes for mRNA, and mRNA further then produces protein. सो हमारे सारे सेल्स हैं उनमें सिमिलर डीएनए प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल्स हैं वो कुछ और प्रोड्यूस करती हैं और कुछ सेल कुछ और, जैसे कि जो आई की सेल्स हैं उनका फंक्शन कुछ और होता है, जैसे पैनक्रियास की जो सेल है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बट हमारी स्किन की सेल है वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती। अब ऐसा कैसे है? क्योंकि जो सेल के अंदर जो जीन है उसका, ये सेल है, ये जीन है, तो इसका जो कुछ ही पार्ट है वो एक्टिवेटेड होता है, और जो पार्ट एक्टिवेटेड होगा उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए बनेगा और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटीन बनेगा। बिकॉज नॉट ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल सेल। नाउ लेट अस स्टडी आरएनए। फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज ribonucleic acid. It is similar to DNA, but there are small differences. Instead of thymine, in RNA, uracil is present, and in ribose sugar, in RNA, ribose sugar is present, while in DNA, deoxyribose sugar is present. What is the difference between these two? This is a ribose sugar, so in RNA, on the second carbon, OH group is present, while in DNA, on the second carbon only H is present, which means oxygen is absent. As the name suggests, deoxyribose sugar, which means on the second carbon oxygen is absent in DNA. RNA is more reactive in nature as compared to DNA, and it is less stable. Now let us understand central dogma. It was given by Crick. When DNA forms RNA, this process is known as transcription. And when RNA forms protein, this process is known as translation. And when DNA forms DNA, then it is known as replication. नॉर्मल जो सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, उसमें प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। जब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है तब वो डीएनए भी डिवाइड करती है। वो डीएनए की दो कॉपीज़ बनाएगी और एक कॉपी एक सेल के अंदर चली जाएगी और दूसरी कॉपी दूसरे सेल के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। कई बार आरएनए से भी डीएनए बन जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। It is not a usual process. It only happens in some of the organism. For example, AIDS virus, which is known as retrovirus. It forms DNA from RNA. So now you can clearly see, from a single cell to entire biodiversity, everything is connected. In the next class, we will study what is transcription and what is translation. Now, let us solve a PYQ. Which organelle in the cell other than nucleus contains DNA? We have studied this topic, and write the answer in the comment section. Thanks for watching.